नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और जैसा कि आप लोगों एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, एग्ज़ाम 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक चलेगी। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और आज का क्लास जो होगा प्रैक्टिस सेट 5 होगा, जिसमें आज के जो प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोग करेंगे क्या, हिंदी करेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर के भी सवाल करेंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद इसमें 5 इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, रीजनिंग का भी सवाल देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल पहला नंबर है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलिए। मेरा वीडियो यदि पसंद, एग्ज़ाम तक आपको क्वेश्चन कराते ही रहेंगे। कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम से टकरा सकता है। अंत भला तो सब भला। हमें जवाब देने से पहले आप लोग जवाब दीजिएगा और इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम पर। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन है कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा सवाल कर रहा है कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। सही है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख के मासिक पेंशन का हकदार होंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। जहाँ डिस्कशन करने की ज़रूरत हो वहाँ डिस्कशन करेंगे, नहीं तो समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हाँ, कि वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी का निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे साथियों। सवाल है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोधगया में हुई थी। वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन की सवाल आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मोबाइल में। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ में हुआ, तो नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ। जो लुम्बिनी देख रहे हैं ना, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ लुम्बिनी नामक जगह पर। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम तो सुदोधन था और इनकी माता का नाम महामाया देवी था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनसे आज जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुशीनगर यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। यह है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। बुद्ध ने अपना, अभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ में दिया, सारनाथ में दिया, आपका सी में है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछेगा तो गौतम बुद्ध है। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और इनके ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ। चलिए ये सब चीज़ आप लोग सीख गए होंगे, याद हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है आपको कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ना भी डिस्कशन होगा। तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च करेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, NHCX, यानी केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी, NHCX। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है
कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो राज्य विधान मंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा जी। क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं, लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंग चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंग चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या? ए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मूंग चट्टान जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि मृच्छकटिकम नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था। मृच्छकटिकम नाटक निम्नलिखित ऑप्शन में से किसने लिखा था। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन 4 है, जैसे भास, अमर सिंह, कालिदास और शूद्रक। तो शूद्रक ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि मृच्छकटिकम नामक शूद्रक ने लिखा था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी का गाड़ी, दो चीज़ होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। तो हिमालय के उपखंड में कंचनजंगा पर्वत जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लैक्स से हुई है। किससे हुई है? क्लैक्स से हुई है। क्लैक्स का शब्द का अर्थ ही होता है चूना। क्लैक्स शब्द का अर्थ क्या होता है? चूना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से है करंट अफेयर में कि भारत के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है। तो इंद्रजाल रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सही कथन कीजिए। इस ऑप्शन में से सही कथन क्या है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता नहीं। तार का प्रतिरोध तार के लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता नहीं। तार का प्रतिरोध तार के लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए यहाँ से हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग में क्या कह रहा है साथियों कि उस शब्द, देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में से व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरे से नहीं। जैसे परावर्तन, परावर्तन क्या है जी? परावर्तन क्या है? जैसे प्रकाश का, सॉरी दोस्त, जैसे प्रकाश का यहाँ पर परावर्तन, ठीक है। उसी प्रकार ध्वनि जो है प्रतिध्वनि से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी है, ध्वनि जो है प्रतिध्वनि से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि हर सेट में मिलता है, इसको याद कर लेना होगा साथियों। चलिए साथियों, हाँ क्वेश्चन आ गया 12। क्या कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य में 28% की कमी की जाती है। ए भाई तुम ऐसे रहो। कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य में 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि भी की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 है तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए, सीख लीजिए।
कह रहा है कि कोई भी, चलो x मान लेते हैं, क्या हो गया जी, चलिए x मान लेते हैं, ठीक है, x हो गया बराबर गुने करते हैं। कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य में 28% की कमी की जाती, तो एक पंखे के मूल्य में 28 यानी 100 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, बटा में यहाँ 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 35% की वृद्धि भी की जाती है, 35 में 100 जोड़ेंगे तो 135 बटा 100 होगा। यदि परिणामी मूल्य 1215 निकल कर आ रहा है तो इसको हम लोग काट छाट करेंगे, कट कुट करेंगे तो ये 1250 आंसर आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब इसे तो हल करके देखना पड़ेगा जी। चलिए क्या है, जैसे कि अगर मोटा मोटी इसमें जोड़ा जाए, जैसे कि कितना इसमें से घटाया जाता है, तो इसमें 14 जुटा हुआ है। क्या है, 14 जुटा हुआ है, ठीक है, 14 जुटा तो 39 हुआ। इसमें क्या है, तो इसमें 28 जुटा तो 67 हुआ। मतलब बढ़ते जा रहा, 14 दूनी 28, उसके बाद 56, जैसे मल्टीपल होता जा रहा, 14 के 28, 28 के 56, 56 के 112, 112 के 224, तो 224 जब जोड़ दीजिएगा 235 में, तो ऐसे ही समझ लीजिए ना जी 459 हो ना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसे दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। बिल्कुल, त्वचा विज्ञान से। तब त्वचा क्या चीज़ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थोपेडिक्स हड्डियाँ से संबंधित है। किससे जी, हड्डियाँ से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है और अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की कमी भी हुई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या 19,800 है, 19,800 है, तो कह रहा है कि पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले में तो यहाँ 100 बटा यहाँ पर क्या होगा 90 गुने 100 बटा 110। उसके बाद काट छट कीजिएगा, यहाँ पर 20,000 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या गिनने के लिए कह रहा है जी। त्रिभुज को गिनने के लिए आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग ABCD इसको नामांकन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ABCD मतलब अलग अलग इसको नामांकन कोई भी करते हैं, इसे हम लोग कर लेंगे और यहाँ से हम लोग त्रिभुज की संख्या को गिनेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही आ रहा, 15 कितने हैं, 15 इसमें त्रिभुज है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 3 हुआ ना, यहाँ देखिए 4 5 6 6 तो यही हो गया, 6 हो गया, हाँ बाकी 7 8, ठीक है, 9 10। यहाँ पर और भी जिसको ABCD के अनुसार जोड़ना पड़ेगा। जैसे 8 8 और 4, यहाँ पर एक लाइन हम लोग नहीं ऐड किए हैं ना, जिसके वजह से परेशानी है, ये वाला लाइन। अब यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 होगा आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो पाँचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, यानी एक दूसरे से लिंक है। चलिए क्या इसका जवाब बन जाएगा जी, होगा दिए हुए, हाँ 15 नंबर है ना, 17 नंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 96। कैसे होगा जी,
तो 5 माइनस 2 के स्क्वायर करेगा तो 3 माइनस 2 के स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से करने पर ये निकल कर आएगा। फार्मूला ही है कि 5 गुने 5 के माइनस 2 स्क्वायर, तो 45 यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार से 6 गुने 6 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 16 यानी 96 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वहाँ किसके साथ टहल रहा था? वहाँ किसके साथ टहल रहा था? ये आगे हम लोग के ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जी, इसको तो बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि गणेश अपनी कुछ वॉइस में प्रॉब्लम चल गया हो तब। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। बाप रे, एकदम लंबा चौड़ा है जी। अब इसको हम लोग बनाएंगे कि गणेश, यहाँ गणेश हम लोग लिखते हैं, ग लिखेंगे। गणेश अपनी माता, चलिए इनके माता हो गए हैं जी माइनस के पिता, अब इनकर मम्मी के पिता, ठीक है, यानी इसका भाई के पिता, चलिए भाई के पिता, यहाँ पर भाई हो गया। वह किसके साथ टहल रहा था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे छोड़ दीजिए। 18 नंबर। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या की लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 11 अनुपात 15 है। 11 अनुपात 15 है ना, 11 अनुपात 15 है। 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा को देखना पड़ेगा बुक। चलिए सही है टाइम। क्या हो जाएगा इसका जवाब कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11 अनुपात कुछ है, यानी समथिंग है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 550 हो जाएगा जी, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज की आकृति कितनी है? तो त्रिभुज की आकृति ऑप्शन नंबर डी 20 होगा। गिन लीजिएगा, सीख भी लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ से हिंदी आता है। हिंदी क्या करा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। एगो क्वेश्चन आएगा तो विलोम शब्द ज्ञात करना है दिए गए शब्दों का, तो यहाँ पर अर्थात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अर्थात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त कर सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, परिणाम खराब करना। क्या हो जाएगा? परिणाम खराब करना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है जी, तो अशुद्ध वर्तनी का चयन पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, ऐक्यता। क्या हो जाएगा? ऐक्यता हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। जैसे इसका सही जवाब हो जाएगा परोपकारी के परोपकारणी हो जाएगा, ठीक है। विद्वान के विदुषी, कुछ चीज़ इसमें फैक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका शुद्ध वर्तनी है सौभाग्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कहाँ चले जा रहे हैं सर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकतृप्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोरा बाहरी दिखावा देना। कोरा बाहरी दिखावा देना। नेक्स्ट है कि कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है? तो आ स्वर दीर्घ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची आप लोग नहीं जानते हैं, दिनकर, रवि, भानु, आदित्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द चुने। तो शुद्ध शब्द इसमें से चुनना है, जैसे कनिष्ठ, तो कनिष्ठ जो है से इस तरीके से लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोशिश जो है शुद्ध शब्द है, इसी प्रकार लिखाता है। यहाँ से हम लोग
जनरल इंग्लिश का क्लास करेंगे। पहले हम लोग इसमें आप जनरल इंग्लिश के बाद कंप्यूटर करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश को देख लेते हैं बहुत बारीकी से। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार पूछेगा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोयल। क्या हो जाएगा? ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, सोयल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडोमिक फ्रेज। यह उल्टा आइडोमिक फ्रेज यानी मुहावरा पूछ रहा है। एट वंस फिंगर अप, एट वंस फिंगर अप इजिली अवेलेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। ठीक है, एरर चुनने के लिए कह रहा है, एरर चूज नो एरर, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। नेक्स्ट सवाल है सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कनिष्ठ। अब कनिष्ठ के क्या हो जाएगा जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसेंस्ड। नेक्स्ट सवाल है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ए प्लेस टू प्ले गेम एंड बेट ऑन देम। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैसीनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसीनो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जैसे निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक एक प्रकार की है जिसमें डम्ब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो डम्ब टर्मिनल को होता है क्या? टाइम शेयरिंग से जोड़ा जाता है। किससे? टाइम शेयरिंग से जोड़ा जाता है। उधर घूम जा रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर के आपको जो है ना क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से। अब आप लोग लाइक मत कीजिए, खाली वीडियो देखिए, शेयर तो कर भी नहीं करते हैं आप लोग। एक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति बाहर जो किसी सिस्टम या एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले बग के लिए सुरक्षा मुद्दों का परीक्षण करता है और जो उस संगठन या कंपनी का हिस्सा नहीं है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्लू हैट हैकर कहलाता है। ब्लू हैट हैकर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हमले में साइबर अपराधी या पेनेट्रेशन परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियां के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों का संग्रहित करता है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस हमले में साइबर अपराधी या पेनेट्रेशन परीक्षक अतिरिक्त डाटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियां के लिए हम मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है जो प्रत्येक सिग्नल को एक वाहक आवृत्ति स्थानांतरित करते हैं? करें कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है जो प्रत्येक सिग्नल को एक भाग आवृत्ति में स्थानांतरित करती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा FDM। क्या हो जाएगा जी? FDM हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फुल फॉर्म भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्थान संचरण में नहीं गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्थान जो संचरण में नहीं गुजरता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइड टेलीफोन सिस्टम। क्या? वाइड टेलीफोन सिस्टम। नेक्स्ट है कि प्रोग्रामल परिधीय इनपुट आउटपुट पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब यहाँ पर आ रहा है कि समानांतर इनपुट और आउटपुट पोर्ट है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन है कि परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन पूछ रहा है। परसेप्ट्रॉन क्या है? तो ये है आपका प्री प्रोसेसिंग वाला सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। प्री प्रोसेसिंग वाला सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल
नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि राउटर किस लेयर से संबंधित है। राउटर का जो लेयर है वो संबंधित है नेटवर्क लेयर से संबंधित है। किससे? नेटवर्क लेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानचित्रों, चित्रों और रेखाचित्रों को कंप्यूटर में भंडारण के लिए डिजाइन रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार और क्वेश्चन इसको पढ़े ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डिजिटाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का नेटवर्क है जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रोनोट होता है। एक्स्ट्रोनोट देता है। सुबह ही तो बात किए थे इस पर। क्या कर रहा है? सुबह कर रहा है नेक्स्ट क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का नेटवर्क है जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंट्रानेट तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो एक्स्ट्रा नेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा नेट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं इसके बारे में। कह रहा है कि ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी। मारिए आँख बंद करके, आँख खोल के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 365 वर्तनी और व्याकरण संबंधित त्रुटियों के लिए आपके टेक्स्ट को किस प्रकार सही और फॉर्मेट करता है जो इसे आप फाइल ऑप्शन अप में जाकर बदल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी प्रूफिंग। प्रूफिंग से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 365 में सेल A1 से A10 में मानव को औसत की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है? फार्मूला पूछ रहा है औसत के लिए, तो इसमें हम लोग एवरेज भी लगाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा एवरेज। A1 अनुपात A10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उसे इंटरमीडिएट कोड में मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है? देखिए कितना हार्ड वाला प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंपाइलर करता है। क्या करता है? कंपाइलर करता है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प का इनेबल किया जाता है? यानी MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए कि फ्रैक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। तो आज की सेवा समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 50 मार्क्स का जो इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है वो लेकर। अभी फ़िलहाल मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियो देखिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और टेलीग्राम में इसका PDF प्रत्येक दिन डाला जाता है। ठीक है, नमस्कार साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।